बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2017 का पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने इस पेपर के पहले 40 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के एमसीक्यू नंबर 41 से 50 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 41। इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इफ़ टाउ 1 एंड टाउ 2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच दैट टाउ 1 इज़ कंटेन्ड इन टाउ 2 देन। स्टेटमेंट में हमें ये कह रहा है कि दो टोपोलॉजीज़ हैं, एक्स पे डिफाइंड है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और कंडीशन ये है कि टाउ 1 टाउ 2 के अंदर कंटेन कर रही है। जिस तरह से हम दो सेट्स को आपस में डिस्कस करते हैं ना, उनका रिलेशन कि ए सबसेट है बी का, तो उसी तरह से हम जो टोपोलॉजीज़ हैं उनके दरमियान भी ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ए कंटेन कर रहा है बी में। तो इसी तरह से अगर दो टोपोलॉजीज़ हैं टाउ 1 और टाउ 2, इनको भी हम इस रिलेशन को यूज़ करते हुए ये कह सकते हैं कि टाउ 1 जो है वो टाउ 2 में कंटेन कर रही है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए नंबर पे है टाउ 2 इज़ फाइनर दैन टाउ 1, ऑप्शन नंबर बी टाउ 2 इज़ सबसेट ऑफ टाउ 1 और ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये आप देख रहे हैं, साथ इक्वालिटी भी है। और उसके बाद सी ऑप्शन है टाउ 1 इज़ फाइनर दैन टाउ 2 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक रिज़ल्ट यहाँ पे लिखता हूँ। इफ़ टाउ 1 ओपन सबसेट ऑफ सेट एक्स is also tau 2 open subset of set x। अगर टाउ 1 एक ओपन सबसेट है x का और टाउ 2 भी एक ओपन सबसेट है x का, और कंडीशन ये है कि अगर टाउ 1 कंटेन कर रही है टाउ 2 में, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि दो सेट्स के दरमियान ये रिलेशन होता है, और यहाँ पे ये जो टाउ 2 है इसको हम नाम देंगे क्लास का। और क्लास को भी हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास का एक्चुअली मतलब ये होता है सेट ऑफ सेट्स, जो हम सुपर सेट फाइंड करते हैं उसको क्लास का नाम देते हैं। और ये जो टाउ 2 है ये क्लास है और टाउ 1 को हम नाम देते हैं सब क्लास का। जिस तरह से अगर दो सेट्स हैं ए और बी, हम इसको कहते हैं ना ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसी तरह से ये क्लास है अगर, तो ये इसकी सब क्लास है। और सब क्लास को हम आगे इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको हम कोर्सर भी कहते हैं, वीकर भी कहते हैं और स्मॉलर भी कहते हैं। और इसी तरह से ये जो क्लास है इसको हम फाइनर कहते हैं या स्ट्रॉन्गर कहते हैं, या तीसरा जो इसका नाम है वो है लार्जर। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी में कंटेन कर रही है तो जो पहली टोपोलॉजी है, मतलब जो दूसरी टोपोलॉजी में कंटेन कर रही है, उसको सब क्लास कहते हैं। और आगे हम इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं, कोर्सर, वीकर या स्मॉलर। और इसी तरह से ये जो टाउ 2 है, तो चूंकि टाउ 1 इसमें कंटेन कर रही है, टाउ 2 इससे बड़ी क्लास होगी ना, क्योंकि ये सारी इसके अंदर मौजूद है, तो फिर इसको हम क्लास कहते हैं। और आगे इसके 3 नाम हैं, फाइनर, स्ट्रॉन्गर या लार्जर। अब हम चलते हैं वापस अपने एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस हैं उसकी तरफ। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टाउ 2 इज़ फाइनर दैन टाउ 1। तो यहाँ पे अभी हमने देखा है कि अगर टाउ 1 कंटेन कर रहा है टाउ 2 में तो टाउ 2 क्या होगा, फाइनर। तो इसका मतलब है ये जो एमसीक्यू नंबर 41 है इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। बी ऑप्शन है टाउ 2 इज़ अ सबसेट ऑफ टाउ 1, लेकिन यहाँ पे देखिए साथ इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि हम इसको 2 वे में लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है ना, टाउ 2 इज़ अ सबसेट ऑफ टाउ 1, इसको हम टाउ 1 इज़ अ सबसेट ऑफ टाउ 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हमने ये देखा है कि अगर टाउ 1 कंटेन कर रहा है टाउ 2 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाउ 2 भी टाउ 1 में कंटेन करेगा। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता।
और फिर जो सी ऑप्शन है ये है टाउ 1 इज़ फाइनर दैन टाउ 2। लेकिन अभी हमने देखा है कि फाइनर वो वाली टोपोलॉजी होती है, वो क्लास होती है जिसके अंदर पहली टोपोलॉजी कंटेन कर रही है। तो यहाँ पे तो टाउ 1 कंटेन कर रहा है ना टाउ 2 में, तो टाउ 2 फिर फाइनल होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में वो तो ये कह रहा है कि टाउ 1 इज़ फाइनल, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सिमिलरली डी ऑप्शन नन ऑफ दीज आर, तो ये भी नहीं हो सकती। तो फिर ये जो MCQ नंबर 41 है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि टाउ 1 और टाउ 2 दो टोपोलॉजीज हैं जो सेट X पे कंटेन कर रही हैं, और कंडीशन ये है कि टाउ 1 कंटेन कर रही है टाउ 2 में। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा कि जो टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी को अपने अंदर कंटेन करती है उसको हम फाइनर, स्ट्रॉन्गर या लार्जर कहते हैं, और कंटेन होने वाली जो टोपोलॉजी है उसको कोर्सर, वीकर या स्मॉलर कहते हैं। तो इसके मुताबिक इसका जो पहला ऑप्शन है टाउ 2 इज़ फाइनर दैन टाउ 1, इस कंडीशन के मुताबिक ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 41 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 42 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास एक्चुअली एक डेफिनेशन गिवन है, अ पॉइंट X बिलोंग्स टू A इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इफ देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल है ये आप जानते हैं इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U सच दैट, कि अगर X एक पॉइंट है जो सेट A से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ A कहेंगे कब, जब देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U सच दैट, कि अगर एक ओपन सेट U एग्जिस्ट करे। आगे हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं। पहली ऑप्शन है X बिलोंग्स टू U एंड इट कंटेन्ड इन सेट A। दूसरी ऑप्शन है A इंटरसेक्शन U में से अगर हम इस पॉइंट X को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर किसके इक्वल हो, फाई के इक्वल हो, एम्प्टी सेट के इक्वल। और तीसरी ऑप्शन है U इज़ कंटेन्ड इन A, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें चूँकि एक्चुअली हमारे पास एक डेफिनेशन गिवन है इंटीरियर पॉइंट की, तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इंटीरियर पॉइंट, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट X कोमा टाउ बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A इज अ सबसेट ऑफ X। एक हमने A सबसेट ले लिया है इसी X का जिस पे ये टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइंड है, एंड X बिलोंग्स टू A, एक पॉइंट हमने लिया है जो इसी A सेट से बिलोंग कर रहा है जो कि X का सबसेट है। X बिलोंग्स टू A इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ A if X belongs to open set U which contained in A। तो इंटीरियर पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास X कोमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, हमने एक A सबसेट लिया है X का, और अगर X एक पॉइंट है जो A से बिलोंग कर रहा है, उसको हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब वो X एक ऐसे ओपन सेट से बिलोंग करे जो सेट A में कंटेन कर जाए, तो फिर हम इस X को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे कि अगर X बिलोंग करता है U से और U कंटेन करे A में जो कि सबसेट है X का, तो फिर हम ये कह सकते हैं X इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। तो इसकी डेफिनेशन के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इस MCQ नंबर 42 का A ऑप्शन करेक्ट है। ये देख सकते हैं आप, X बिलोंग्स टू U एंड U इज़ कंटेन्ड इन A विच इज़ सबसेट ऑफ X। तो ये एक्चुअली हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन गिवन थी। इसका जो B ऑप्शन है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर A और U का इंटरसेक्शन लें आप, U क्या है वही ओपन सेट, तो अगर A और U का इंटरसेक्शन लें और उसमें से इस X को निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, तो हमारे पास एक फाई सेट आना चाहिए। तो ये एक्चुअली
आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन है। तो जबकि स्टेटमेंट में तो हमारे पास वो क्या डिस्कस कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है U इज़ कंटेन्ड इन A, तो ये तो सिर्फ कंटेन्ड की कंडीशन है कि U जो है ये आपका सबसेट है A का, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फिर ये जो MCQ नंबर 42 है इसमें हमें इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बताई गई थी, जो कि मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 42 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 43 को डिस्कस करते हैं। इसमें स्टेटमेंट हमारे पास है अ सबसेट A ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेड टू बी डेंस इफ। स्टेटमेंट ये है कि अगर एक सबसेट A है एक टोपोलॉजिकल स्पेस X का, तो उसको हम डेंस कब कहेंगे। ऑप्शंस हमारे पास हैं A बार इज इक्वल टू A, ये जो A बार है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोजर ऑफ A को। तो चूंकि ऑप्शंस में बार बार क्लोजर यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्लोजर ऑफ अ सेट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना जो MCQs है उसकी तरफ मूव करेंगे। क्लोजर ऑफ अ सेट, तो क्लोजर ऑफ अ सेट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट x कोमा टाउ बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A इज अ सबसेट ऑफ x। x का एक हमने सबसेट ले लिया A, एंड A बार is closure of set A, और ये जो A बार है ये एक्चुअली क्या होगा, it is intersection of all closed सुपरसेट्स ऑफ A। तो क्लोजर ऑफ अ सेट को हम एक्चुअली इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर x कोमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A हमने एक सबसेट ले लिया है x का, और ये एक्चुअली होता क्या है कि A के जितने भी सुपरसेट्स हैं ना, जो क्लोज सुपरसेट्स हैं, उनका आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो वो आपका यहाँ पे क्लोजर ऑफ अ सेट होगा। या इन अदर वर्ड्स आप क्लोजर ऑफ अ सेट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, smallest closed superset of A is called closure of set A। मतलब A के जितने भी सुपरसेट्स हैं उन क्लोज सुपरसेट्स, उनमें से जब सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, वो एक्चुअली क्लोजर सेट ऑफ A होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है डेंस, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेंस को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, डेंस इन अ स्पेस और डेंस इन अ सबसेट। डेंस इन अ स्पेस और डेंस इन अ सबसेट। डेंस इन अ सबसेट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर A आपका कंटेन कर रहा है X से और B भी अगर कंटेन कर रहा है X से, और अगर इफ़ B कंटेन करे क्लोजर ऑफ A में, मतलब B अगर सबसेट है किसका, क्लोजर ऑफ A का, B पूरा अगर पड़ा हुआ है क्लोजर ऑफ A में, तो फिर हम ये कह सकते हैं देन A इज डेंस इन B। बात क्लियर हो गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे X जो है वो हमारा ग्राउंड सेट है, जो हमने इस डेफिनेशन में भी लिया था, जिस पे एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन है। तो अगर A और B दोनों इसके सबसेट्स हैं, और अगर B कंटेन कर जाए क्लोजर ऑफ A से, तो देन हम ये कह सकते हैं A इज डेंस इन B। अब हम बात करते हैं डेंस इन स्पेस से क्या मुराद है। यहाँ पे x कोमा टाउ एक अगर
टोपोलॉजिकल स्पेस है और अगर क्लोजर ऑफ ए ग्राउंड सेट x के इक्वल ही आ जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि ये डेंस इन स्पेस है, मतलब पूरी स्पेस को उसने अपने अंदर कंटेन कर लिया है। एक्चुअली क्लोजर ऑफ अ सेट से क्या मुराद होती है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स। तो अगर आप ऐसे क्लोज्ड सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं जो सारा x के इक्वल आ जाए, मतलब वो तमाम क्लोज सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन पूरा x बना दें, तो फिर हम इसको कहते हैं इट इज़ डेंस इन स्पेस। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तो इससे आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लोजर जो है ये पूरा x के इक्वल है इस डेफिनेशन के मुताबिक डेंस इन स्पेस, क्योंकि स्टेटमेंट में हमसे वो यही पूछ रहा है ना, अ सबसेट A ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x इज सेड टू बी डेंस इफ। हमने डेंस वाली कंडीशन बतानी है, तो वो हमने यहाँ पे दो कंडीशन देखी है डेंस की, डेंस इन स्पेस या डेंस इन सबसेट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पे इसकी करेक्ट है, लेकिन हम इसकी बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास गिवन है ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो ए क्लोजर ए के इक्वल कब होता है? जब हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी गिवन हो स्पेसिफिकली। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में तो उसने जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस कहा है, तो फिर इसलिए ये वाली कंडीशन सिर्फ तब होल्ड करती है जब हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकती। अब इसके बाद ये जो बी ऑप्शन है ये है क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ऐसा कब पॉसिबल है? जब ए और ए ड्राइव का यूनियन 5 हो, और अगर इन दोनों का यूनियन 5 है इसका मतलब है ए भी 5 है और ए ड्राइव भी 5 है। तो कोई चीज़ यहाँ पे डेंस नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो एलिमेंट्स ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी बी ऑप्शन है ये भी करेक्ट नहीं हो सकती। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स के MCQ नंबर 43, जिसमें हमें उसने ये पूछा था कि अगर एक ए सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का तो वो किस में डेंस होगा, और डेंस वाली कंडीशन क्या है कि ए क्लोजर अगर पूरा एक्स के इक्वल आ जाए तो फिर उसको हम कहेंगे दिस इज़ डेंस। तो MCQ नंबर 43 की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 43 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक डेफिनेशन गिवन है। किसकी डेफिनेशन? लिमिट पॉइंट की। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट x ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट, कि अगर एक पॉइंट x है टोपोलॉजिकल स्पेस में उसको हम लिमिट पॉइंट कहेंगे कब? ऑफ अ सबसेट A ऑफ x, कि हमने एक सबसेट A लिया है x का, दैट इज़ फॉर एवरी ओपन सेट U कंटेनिंग x, के A के जितने भी आप ओपन सेट्स लेंगे ना उन तमाम में x जो है वो कंटेन करेगा। और फिर इसकी कंडीशन कौन सी है? अगर आप ऑप्शन ए पे गौर करें तो ये है a इंटरसेक्शन u। अगर इसमें से आप x को निकाल दें तो ये 5 के इक्वल आए। तो ये हम इससे प्रीवियस MCQ में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली कंडीशन कब होल्ड करती है? आइसोलेटेड पॉइंट के लिए, जबकि स्टेटमेंट में तो हमारे पास क्या डिस्कस कर रहा है वो लिमिट पॉइंट को। तो ए ऑप्शन तो फिर इसका करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्या है कि अगर ए और यू का आप इंटरसेक्शन लेते हैं, ए क्या है? सबसेट ऑफ एक्स, और यू क्या है? ओपन सेट। अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेते हैं और इसके इंटरसेक्शन में से अगर आप एक्स को माइनस कर देते हैं और अगर आपके पास आंसर 5 नहीं आता, 5 के अलावा कोई सेट आता है, नॉन एम्प्टी सेट आता है, तो फिर इस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये जो एक्स है आपका ये लिमिट पॉइंट है। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है जी। अब यहाँ पे एक बात आपने गौर करनी है कि लिमिट पॉइंट के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि हर ओपन सेट से ये x जो है वो कंटेन करना चाहिए, जबकि इससे प्रीवियस MCQ में जो हमने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन देखी थी उसमें ज़रूरी नहीं था कि हर ओपन सेट से वो बिलोंग करे। उसमें कोई x अगर हमें ओपन सेट में मिल जाता है ना तो वो काफ़ी है इंटीरियर पॉइंट होने के लिए, लेकिन लिमिट पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि हम जितने भी ओपन सेट्स ले रहे हैं ना, हर ओपन सेट के लिए हमारे पास जो x है उसमें कंटेन करना चाहिए। तो फिर MCQ
नंबर 44 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। और इसके बाद ये जो सी ऑप्शन है इसमें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू 5। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेट्स आपके पास क्या हैं? डिसजॉइंट सेट्स, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट पॉइंट की कंडीशन है ये तो इससे सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 44 है इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज़ लिमिट पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 44 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इस पेपर का एमसीक्यू नंबर 45 डिस्कस करते हैं। इसमें स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमारे पास ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने बताना है कि इसमें कौन सी ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज़ ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट, कि जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो हमेशा किसी सेट का लिमिट पॉइंट होता है। अब ये जो आइसोलेटेड पॉइंट है और लिमिट पॉइंट है हम ऑलरेडी प्रीवियस एमसीक्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी मैं वो रिपीट कर देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर x, टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A आपका सबसेट है X का, अगर A इंटरसेक्शन U में से आप X को माइनस कर दें और ये इक्वल हो फाई के, तो फिर ये आइसोलेटेड पॉइंट होता है। और ये U आप जानते हैं एक ओपन सेट है, ओपन सेट U। और अगर A इंटरसेक्शन U ये इसमें से आप माइनस कर दें x को और ये फाई की इक्वल ना आए, फिर ये आपका लिमिट पॉइंट है। अब आप इसके पहले ऑप्शन पे गौर करें, इसमें उसने ये कहा है कि एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज़ ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट। तो यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर है कि जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट तो नहीं हो सकता, दोनों के लिए कंडीशंस ही डिफरेंट है, तो ए ऑप्शन तो फिर इसका करेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद ये जो बी ऑप्शन है कि एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट, तो यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की कंडीशन ही डिफरेंट है। तो फिर इसलिए एमसीक्यू नंबर 45 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हम इसका ऑप्शन सी भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो ऐसा भी नहीं है। लेट्स सपोज एक्स अगर एक लिमिट पॉइंट है तो ये डिराइव सेट से तो बिलोंग करेगा, लेकिन ये कंप्लीमेंट से कभी भी बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकती और डी है नन ऑफ दिस। तो फिर एमसीक्यू नंबर 45 में जो इसकी बी ऑप्शन पे स्टेटमेंट है एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 45 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका एमसीक्यू नंबर 46 सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्स हमें एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एंड टाउ एक टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास सेट्स हैं फाई एक्स, मतलब ये पूरा सेट, सिंगलेटन सेट बी, और इस सेट में है ए कोमा डी, ये है ए बी डी और ये है ए सी डी ई। और ये आप जानते हैं कि जो हमारा ग्राउंड सेट होता है, ये जो एक्स है ये ग्राउंड सेट है, इसमें जो मेंबर्स हैं ये एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो टाउ है इसमें हमारे पास सेट्स मौजूद होते हैं। ये जो टाउ है ये सेट ऑफ सेट्स होता है, इसमें जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेट की फॉर्म में होते हैं और ये तमाम ओपन सेट्स होते हैं। और उसके बाद हमें एक सेट दिया गया है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, देन ए इंटीरियर हमने फाइंड करना है, ये इंटीरियर का सिंबल है, इंटीरियर ऑफ ए हमने फाइंड करना है। जबकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन है सिंगलेटन सेट ए, दूसरी ऑप्शन है सिंगलेटन सेट बी, तीसरी ऑप्शन सिंगलेटन सेट सी और फिर है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप एक बात हमेशा याद रखें कि जो इंटीरियर है वो लाजमी
सेट से बिलोंग करेगा। जिस भी सेट का आप इंटीरियर फाइंड करना चाहते हैं ना, तो इंटीरियर लाजमी उस सेट से बिलोंग करता है। जबकि लिमिट पॉइंट के लिए ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है। हम प्रीवियस लेक्चर में ये बात सीख चुके हैं कि लिमिट पॉइंट किसी सेट से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन इंटीरियर जो है वो लाजमी सेट से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इन तीनों के लिए सिर्फ चेक करेंगे। इस पे हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इंटीरियर ने तो इसी सेट से ही बिलोंग करना ना, और इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन्हीं को हम बारी बारी यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस एलिमेंट ए की, 4A, और ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से। अब हमने इसके कोरेस्पॉन्डिंग टाओ में से वो वाले ओपन सेट्स उठाने हैं जिनमें ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। ओपन सेट्स फ्रॉम टाउ। तो टाउ में ऐसे कौन से ओपन सेट्स हैं जिनमें ए मौजूद है? एक तो ये एक्स होगा, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये वाला सेट, ये है जी A, D। फिर उसके बाद ये सेट आएगा A, B, D। फिर ये सेट आएगा, इसमें भी A पड़ा हुआ है, A, C, D, E। तो ये हमने टाउ में से वो वाले ओपन सेट्स ले लिए जिनसे A बिलोंग कर रहा है। अब हम इस पे इंटीरियर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे वन बाय वन। इंटीरियर की डेफिनेशन एक्चुअली ये होती है कि जिस पॉइंट को आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इंटीरियर ऑफ ए है या नहीं, तो वो पॉइंट एक ऐसे ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए और वो सेट ए में कंटेन हो। यहाँ पे आप देखते हैं, पहले अगर मैं इस ओपन सेट की बात करूं तो ये जो ए है ये बिलोंग कर रहा है ना एक्स से, लेकिन ये ए में कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स तो हमारा ग्राउंड सेट है ना, बड़ा सेट है। तो ये जो एक्स है ये ए में कंटेन नहीं कर रहा। इसी तरह से अब मैं ए को इस सेट के कोरेस्पॉन्डिंग चेक करता हूँ। ए चूँकि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, A, D, लेकिन ये सेट ए में तो कंटेन नहीं कर रहा। देखिए इसमें डी नहीं है, तो ये सेट ए का सबसेट नहीं है। इसका मतलब है ए इस सेट के मुताबिक भी इंटीरियर नहीं है। अब हम इस सेट के कोरेस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। ए बिलोंग कर रहा है A, B, D, लेकिन ये भी ए का सबसेट नहीं है, ए इसको कंटेन नहीं कर रहा। इसका मतलब है इस सेट के कोरेस्पॉन्डिंग ये जो एलिमेंट है ये इंटीरियर नहीं है। अब ये जो लास्ट सेट है हमारा, इसको चेक कर लेते हैं। ये जी A, C, D, E, ये इससे तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये ए में कंटेन ये भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने तमाम ओपन सेट्स के कोरेस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट ए को चेक कर लिया है कि ये इंटीरियर नहीं बन रहा। अगर इन तमाम सेट में से किसी एक के लिए भी ये कंडीशन अगर होल्ड हो जाती है, मतलब हमें यहाँ पे एक ऐसा ओपन सेट मिल जाता है जो ए में कंटेन कर रहा है, तो वो फिर हमारा इंटीरियर ऑफ ए बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही करें कंटेन तो फिर वो होगा। किसी एक के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ना, तो फिर ये जो ए एलिमेंट है ये ए इंटीरियर में चला जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब ये जो दूसरा एलिमेंट है बी, अब हम इसके लिए चेक करते हैं, क्योंकि ए के लिए तो किसी ओपन सेट के कोरेस्पॉन्डिंग हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती नज़र नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं बी के लिए। 4B बिलोंग्स टू ए। अब हमने टाउ में से वो वाले ओपन सेट्स लेने हैं जिनमें बी पड़ा हुआ है। ओपन सेट्स फ्रॉम टाउ, तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो ये एक्स आएगा, उसके बाद ये सिंगलेटन सेट जिसमें बी ही पड़ा हुआ है ये आएगा, और उसके बाद ये वाला सेट आएगा A, B, D। तो टाउ में ये 3 ओपन सेट्स हैं जिनसे बी बिलोंग कर रहा है। अब हम यही इंटीरियर की डेफिनेशन इस बी पे अप्लाई करेंगे इन 3 सेट्स के कोरेस्पॉन्डिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सेट की, तो बी बिलोंग कर रहा है एक्स से, लेकिन एक्स ए में कंटेन नहीं कर रहा। अब मैं इस सेट के कोरेस्पॉन्डिंग चेक करता हूं, बी इस सेट से बिलोंग कर रहा है और ये ए में कंटेन भी कर रहा है। ये देखें ए सेट हमारा क्या है ABC,
तो यहाँ पे ये जो सेट है ये इसका सबसेट है ना, तो ये इसमें कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि इंटीरियर की डेफिनेशन इस बी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो गई है। सो हम फिर ये कह सकते हैं बी बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि इस MCQ नंबर 46 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर बी। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको नहीं चेक किया, इसको चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी एक ओपन सेट के लिए भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना तो फिर वो इंटीरियर बन जाता है, फिर हमें बाकियों के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमने पहले ए के लिए चेक किया फिर बी के लिए हमें यहीं पे पता चल गया कि वो इंटीरियर से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली आप सी के लिए भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सी के कोरस्पॉन्डिंग टाउ में हमें दो ओपन सेट्स मिलेंगे, एक ये एक्स मिलेगा और एक ये सेट मिलेगा। तो ये दोनों जो ओपन सेट्स हैं वो इंटीरियर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि सी भी हमारा यहाँ पे इंटीरियर नहीं हो सकता, तो फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट इंटीरियर होगा विच इज़ बी। तो इसलिए हम इसकी बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 46 आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका MCQ नंबर 47 डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ सीक्वेंस xn the points of metric space x is said to be convergent to x belongs to capital X if for each epsilon greater than 0 there exists positive integer n naught such that n greater than n naught। तो यहाँ पे बेसिकली उसने हमें एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ xn, ये कन्वर्जेंट होगा। अगर मैं इसकी टर्म्स लिखूँ यहाँ पे तो x1 x2 x3 अप टू ये xn आगे जाके कहीं आएगा। और फर्ज कर लेता हूँ यहाँ पे x इसकी लिमिट है। अगर xn और x के दरमियान जो डिस्टेंस है मीट्रिक स्पेस में, आप जानते हैं हम डिस्टेंस किस तरह से डिनोट करते हैं, dx, xn। अगर इन दोनों के दरमियान ये इस सीक्वेंस की लिमिट है, अगर xn और x के दरमियान डिस्टेंस किसी एक पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन ये ग्रेटर देन 0 है और ये इतना छोटा पॉजिटिव इंटीजर है कि ये अप्रोचेस टू 0 ही होता है, अगर इनका डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से लेस हो तो फिर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। बात क्लियर हो गई? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सिंपल सी ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ये है जी x और xn का जो डिस्टेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो यही कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो फिर इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे अगर आप गौर करें तो ये देखिए ये है x और xn, ये लेस देन के साथ इक्वालिटी भी है, जबकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमारे पास इक्वालिटी नहीं है। xn और x जो कि इस सीक्वेंस की लिमिट है, इसके दरमियान डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इक्वालिटी है तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। और सी में इसने वैसे ही इनके दरमियान डिस्टेंस को ग्रेटर देन एप्सिलॉन कह दिया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इसलिए फिर ये जो 47 नंबर पे जो MCQs है इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें उसने हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन दी हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ भी आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस x एंड अल्टीट्यूड y इज डैश, कि अगर एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी बेस x है और अल्टीट्यूड y है उसका एरिया क्या होगा, हमने ये एरिया फाइंड करना है। और हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, पहली ऑप्शन है x प्लस वाई, दूसरी ऑप्शन है x माइनस वाई, तीसरी ऑप्शन है एक्स वाई और चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम के एरिया को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है। देखिए पैरेललोग्राम जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है और जो रेक्टेंगल है उसकी ये शेप होती है। देखें पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में दोनों में जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल
90 डिग्री का नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। अब ये अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो वो आपको पता है, अगर ये लेंथ इसकी ए है और ये लेंथ अगर इसकी बी है तो फिर इस रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। मतलब इसकी हाइट को इसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास एरिया आ जाता है इस रेक्टेंगल का। लेकिन यहाँ पे देखें, ये जो पैरेललोग्राम है इसकी शेप रेक्टेंगल की तरह नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊँ दोबारा, अब आपने यहाँ पे ज़रा गौर करना है, जो मैं यहाँ पे वर्किंग करने लगा हूँ, एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे गिराता हूँ और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे गिराऊंगा। अब इस पोर्शन को अगर मैं शेड करूं और आप इसी पोर्शन को उठा के अगर यहाँ पे रख दें, इसको मैं इस कलर से फिल कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है कि इस पोर्शन को अगर उठा के मैंने यहाँ पे रखा है तो फिर बाकी ये वाली फिगर बनेगी ना। तो ये आप गौर कर सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जो हमारे पास लेंथ गिवन है, बेस x थी ना, और आल्टीट्यूड वो कितना है, वो y है। क्योंकि अब चूंकि हमारी फिगर ये है, हमने इस पोर्शन को उठा के यहाँ पे अटैच कर दिया तो फिर बाकी फिगर यही बनेगी ना हमारी। तो फिर ये देख लें, ये असल में वो रेक्टेंगल ही बन गई है। और रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी हाइट से, और इसकी बेस अब क्या है, x, इसका एरिया, और इसकी हाइट क्या है, इसको आल्टीट्यूड कहते हैं, वो y है। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, xy। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये MCQ नंबर 48 जिसमें उसने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए कहा था, जिसमें बेस उसकी x है और आल्टीट्यूड y है। तो ये हमने फार्मूले की मदद से ये फाइंड कर लिया है कि ये xy होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 48 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इस पेपर का MCQ नंबर 49 डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 120 डिग्री, के एक जो पैरेललोग्राम है उसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो 120 डिग्री है। यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम ड्रा करता हूँ और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल आप जानते हैं, जो बाहर की तरफ एंगल बनता है वो उसको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। देन इट्स एडजेसेंट एंगल इज़, हमने बताना है कि इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा। जबकि ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ऑप्शन ए में 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और नन ऑफ दिस। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स, टू एंगल्स are adjacent if they have common side and vertex, also don't overlap। दो एंगल्स हम उस सूरत में उनको एडजेसेंट कहेंगे अगर उनकी एक साइड कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है और वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देखते हैं, और ये मैंने यहाँ पे दो एंगल बनाए हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूँ θ1 और इसको मैं नाम दे रहा हूँ θ2। सो यहाँ पे θ1 और θ2 ये दो ऐसे एंगल्स हैं जिनकी एक साइड कॉमन है। कौन सी साइड कॉमन है, ये वाली। और इन दोनों का जो वर्टेक्स है ये भी कॉमन है और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं कर रहे, मतलब एक जो है वो दूसरे के ऊपर नहीं है। तो फिर ये θ1 और θ2 ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स।
इसी के मुकाबले में यहाँ पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर मैं कह दूं जी एंगल है θ1, चलें इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, और यहाँ से ये जो एंगल है इसको मैं बीटा का नाम दे देता हूँ। अब देखें इन दो एंगल्स में ये जो वर्टेक्स है ये तो दोनों का कॉमन है, लेकिन ये जो बीटा एंगल है ये अल्फ़ा के ऊपर ओवरलैप कर गया है, ये एक दूसरे के ऊपर आ गए ना एंगल। तो इसलिए फिर इस सूरत में हम अल्फ़ा और बीटा को एडजेसेंट एंगल्स नहीं कह सकते, क्योंकि एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि एक साइड कॉमन हो और वर्टेक्स भी कॉमन हो और वो ओवरलैप ना करें, ये वाली कंडीशन, इनको हम एडजेसेंट कह सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा एडजेसेंट नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उसने ये कहा था कि अगर एक पैरेललोग्राम का एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री है तो इसका जो एडजेसेंट एंगल है 120 डिग्री का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ये एंगल। अगर मैं इसको थीटा कह दूँ, हमने ये थीटा फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल, ये एक जो स्ट्रेट लाइन है, आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना। तो फिर 120 प्लस थीटा, 120 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लें, 120 माइनस, तो थीटा यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो MCQ नंबर 49 में उसने हमें ये कहा था कि अगर एक पैरेललोग्राम का एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री है तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा, वो हमने इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए फाइंड कर लिया है, विच इज़ 60 डिग्री। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच इज़ MCQ नंबर 50। इसमें हमारे पास एक बेसिकली डेफिनेशन गिवन है फॉर द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसके लिए कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के लिए? पहली कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है a इक्वल टू 0 बट b नॉट इक्वल टू 0। तीसरी ऑप्शन है बोथ a एंड b, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री उसकी पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे गिवन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की डिग्री 1 है ना, इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल x ही हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ ay प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये भी एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 है। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की साथ कंडीशन है वो ये है कि ये जो आपका a है ये 0 नहीं होना चाहिए, जबकि b 0 हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अगर b 0 ले लूँ तो फिर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ 2y इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, हालांकि b इसमें 0 है। इसी के मुकाबले में अगर मैं a को ही 0 कर दूँ, 0y प्लस b, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लेता हूँ, तो फिर ये तो ख़त्म हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए जो लीनियर इक्वेशन है उस पर कंडीशन ये है कि a जो है ये आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, b 0 हो सकता है। यहाँ पे हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि a जो है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 0 इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर, जबकि जो b है ये आपका इंटीजर होगा, मतलब अब b जो है वो 0 भी हो सकता है। तो इसलिए फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ये कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए जबकि b 0 हो सकता है। तो बाकी जो इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी कि a 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो फिर जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है ये उसके अगेंस्ट है कि a 0 है, जबकि यहाँ भी हमने देखा है कि a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a हमेशा हमारा क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, और इसमें 0 नहीं आएगा। और c है बोथ a एंड b, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर MCQ नंबर 50 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने जो MCQ नंबर 41 से 50 तक डिस्कस किए हैं ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।